नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल रघुवंशी फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। देखो बेटा, आज हम यहाँ पर आपका 6 चैप्टर पढ़ेंगे। 6 चैप्टर जो है आपका 3 वर्ग। बेटा ये 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, याद रख लेना, ठीक है। तो बेटा हमारा जो 6 चैप्टर है उसका नाम है 3 वर्ग, ठीक है। 3 वर्ग। बेटा ये जो 3 वर्ग है इसमें भी हम यूरोप के इतिहास को पढ़ेंगे। बेसिकली आप जो 11th क्लास में पढ़ रहे हो, 11th में जो हिस्ट्री है आपकी, वो आपका यूरोप का ही इतिहास है। तो आज हम 3 वर्ग पढ़ेंगे, यूरोप के इतिहास की बात करेंगे। यूरोप में एक ऐसा समय था जब मुख्य रूप से 3 वर्ग मुख्य थे, ठीक है। एक ऐसा समय था जब बेटा यूरोप में 3 वर्गों का अपनी अपनी एक इमेज थी, जिसमें हम बात करेंगे यहां पर 3। अच्छा, आपने 9th क्लास पढ़ी होगी। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि यूरोप में जो फ्रांसीसी क्रांति थी, तो फ्रांसीसी क्रांति में आपने 3 स्टेट पढ़े थे, ठीक है। वही 3 स्टेट 3 वर्ग कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 वर्ग थे इनके सबके काम भी अलग थे और इनकी सबकी वैल्यू भी अलग थी। अगर हम देखें तो यूरोप में एक ऐसा समय काल था जब मुख्य ये 3 वर्ग अपने तरीके से पूरे यूरोप को चला रहे थे। तो हम यहां पर बात करें, ये जो 3 वर्ग हैं, इन 3 वर्ग में सबसे पहला वर्ग ईसाई पादरी वर्ग आता है। ईसाई पादरी वर्ग जो धार्मिक वर्ग है, और धार्मिक वर्ग है जो चर्च में रहता है। और ये जो चर्च में रहता है तो ये वर्ग धर्म से संबंधित नियम बनाता है, कानून बनाता है, और कानूनों के साथ साथ उन सभी लोगों को जो भी ईसाई धर्म में शामिल है, उन सभी लोगों को उन नियमों के तहत चलने की नसीहत देता है। तो ये जो वर्ग है ये बेटा एक तरीके से सभी प्रकार के टैक्स फ्री यानी टैक्सों से मुक्त था। इसको किसी भी प्रकार के कोई भी टैक्स नहीं देने पड़ते थे। और इनकी जो भूमि होती थी उस भूमि पर भी जो यहाँ के किसान थे, यहाँ का जो कृषक वर्ग था, वो कार्य करता था। इसी प्रकार हम बात करेंगे दूसरा वर्ग। दूसरा वर्ग जो है वो है बेटा भूमि धारक अभिजात वर्ग। भूमि धारक अभिजात वर्ग। अब बेटा हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान से सुनना। अभिजात वर्ग जो है, अब यहां पर भूमि धारक मतलब भूमि के मालिक, और अभिजात मीन्स अमीर वर्ग। तो जाहिर सी बात है जो अमीर वर्ग है वो बड़ी बड़ी भूमियों का मालिक है। अच्छा, इसी अभिजात वर्ग को, ये अभिजात वर्ग जो था ये राजनीति के रूप में नियंत्रण करता था। ध्यान देना बेटा, हम यहां पर बात करेंगे भूमि धारक अभिजात वर्ग की। तो भूमि धारक यानी कि भूमि के मालिक, यानी बेटा लैंडलॉर्ड, ठीक है। यानी इनके पास बड़ी बड़ी भूमि के टुकड़े थे, भूमि का मालिक, ठीक है। और अभिजात, जाहिर सी बात है जो भूमि का मालिक होगा, जिसके पास जमीनें होंगी, तो वो बेटा अमीर होगा ही होगा, ठीक है, अमीर। अब जब अमीर होगा तो इन्हीं में से ही, गरीब से तो बेटा गरीब को या गरीब के लिए तो कोई अधिकार नहीं या कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। यहां पर हम बात करेंगे कि यही वो वर्ग होगा जिसमें से सामंत बनाए जाते हैं। जिसमें से क्या बनाए जाते हैं? और सामंत को ही यहां पर लॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। यानी बेटा उनका लैंडलॉर्ड, समझ आ रहा है। अब बेटा हम यहां पर बात करते हैं, ये तो धर्म के आधार पर नियंत्रण करता था, ये करता था राजनीति। क्या करता था? राजनीति। ये राजनीति करता था। अब इसी तरीके से हम तीसरे वर्ग की बात करें तो तीसरा वर्ग यहां पर आता है जिसे हम कहते हैं कृषक वर्ग। कौन सा वर्ग? कृषक वर्ग। अब ये जो कृषक वर्ग है, ये जो कृषक वर्ग है, ये 2 तरीके के किसान थे यहां पर। एक वो किसान जिनके पास अपनी भूमि होती थी, ठीक है, और वो स्वतंत्र कृषक कहलाते थे। स्वतंत्र कृषक के साथ साथ हम बात करेंगे यहां पर, स्वतंत्र कृषक के साथ साथ यहां पर हम बात करेंगे जो कृषि दास थे। कृषि दास। अब कृषि दास जो होते थे वो सर्फ भी कहलाते हैं, ठीक है। और इनके पास अपनी भूमि नहीं होती, ये दूसरों की भूमि पर कार्य करते थे, दूसरों की भूमि पर ही कार्य करते थे, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। अब हम इसके आगे चलते हैं। देखो बेटा, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति किसकी थी? किसान की थी। तो हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो एक कृषक वर्ग था उसकी स्थिति सबसे ज्यादा बुरी थी। ये जो कृषक वर्ग था अपने खेतों पे भी काम करता था, साथ ही साथ बेटा क्या है कि सामंत के खेतों पे भी काम करता था। सामंत के खेतों के साथ साथ बेटा ये
जो वर्ग था ये पादरियों के खेतों पे भी काम करता था और सबसे ज्यादा कर भी इसी को देना पड़ता था। तो बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो कृषक वर्ग था, कृषक वर्ग सबसे ज्यादा दबा कुचला वर्ग था, और ये जो दबा कुचला वर्ग था, इस वर्ग की स्थिति सबसे ज्यादा बुरी थी। इस वर्ग की स्थिति इसलिए बुरी थी क्योंकि बेटा क्या है कि इसके पास कोई अधिकार नहीं थे। ये किस पे निर्भर था? इन दोनों पर। तो अब हम बात करेंगे यहां पर इस अध्याय में, अगर हम देखें तो ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, इसमें सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी जिसे सामंतवाद कहते थे। अब ये जो सामंतवाद है, ये बेटा सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली है जो सामंतों के द्वारा चलाई गई थी। याद रख लेना बेटा, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सामंतवाद को इंग्लिश में एक तरीके से फ्यूडिज्म कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक भूमि का टुकड़ा होता था फ्यूड, और उसी को यानी कि एक तरीके से सामंत को वो दिया जाता था। सामंत क्या करता था? एक फ्यूड पर नियंत्रण करता था, और उस फ्यूड में जितने भी किसान होते थे वो सामंत के अधीन होते थे। ठीक है, तो हम यहां पर सामंतवाद की बात करेंगे जो यूरोप में चल रहा था। सामंतवाद में बेटा सामंत एक ऐसा अमीरों से ही चुना हुआ एक ऐसा अधिकारी बना दिया जाता था, या एक ऐसा नियंत्रण करने वाला व्यक्ति बना दिया जाता था जिसके इर्द गिर्द ये पूरा समाज चलता था। वो उनको नियमों के आधार पर चलाता भी था, उनसे कर इकट्ठा करके चर्च तक पहुंचाता भी था, या फिर शासक तक पहुंचाता था। ठीक है, यानी ये जो सामंत होता था, देखो बेटा सामंत एक सामंत होता है, जब कई सारे सामंतों के द्वारा वहां पर एक प्रणाली चलाई जाती है, उस प्रणाली को सामंतवाद कहते हैं। यानी सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली थी जिसको सामंतों के द्वारा चलाया जाता था, जिसमें सामंत नियुक्त करके उस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया जाता था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सामंतवाद के साथ साथ और भी सारी चीजों के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे, ये चीज शुरू हुई थी फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस की अगर बात करें तो यहाँ पर गॉल, ठीक है, आपने जैसे कि तीसरा चैप्टर पढ़ा था, थर्ड चैप्टर में रोमन साम्राज्य था, तो रोम साम्राज्य, रोमन साम्राज्य में हमने बात करी थी कि गॉल एक क्षेत्र था, और उस गॉल को बेटा क्या है, फ्रैंक जनजाति ने फ्रांस बना दिया, और अपना नाम देकर उसको क्या है, फ्रांस बना दिया। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि सामंतवाद की शुरुआत फ्रांस से होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर एक प्रणाली थी, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो कुछ भूमि के टुकड़े थे यहाँ पर, अब मैं भूमि के टुकड़ों में बता देता हूं। सबसे पहले था फ्यूड, फ्यूड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे फीफ, उस फीफ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे मैनर, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर देखा, फ्रांस को तो गॉल कहते थे। ठीक है, और इस गॉल को फ्रांस किसने, एक जनजाति जो कहां की थी, जर्मनी की। ठीक है, और उसको बेटा फ्रैंक कहते थे। क्या कहते थे? फ्रैंक। ठीक है, इस फ्रैंक से बना क्या, फ्रांस। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर फ्यूड, तो फ्यूड एक भूमि का टुकड़ा होता था। ठीक है, अगर हम यहां प्रणाली चेन की बात करें तो सबसे ऊपर राजा, राजा से भी ऊपर पादरी। ठीक है, पादरी धर्म को चलाता था, चर्च में रहते थे। राजा राजनीति करते थे, लेकिन राजा ने अपने काम को सरल करने के लिए अपने बहुत बड़े क्षेत्र को कई सारे सामंतों, या यूं कहें बेटा कई सारे फ्यूड में तोड़ दिया या विभाजित कर दिया। अब ये क्या है, ये एक साम्राज्य, ये राजा है, इसने क्या किया, हर एक टुकड़े को फ्यूड घोषित किया, और फ्यूड में एक नियंत्रण करने वाला एक व्यक्ति घोषित किया, उपाधि दी, और उन अमीरों में से उनको सबसे महत्व देते हुए उसे सामंत या लॉर्ड बना दिया। अब भैया ये क्या, पूरा साम्राज्य सामंतों के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। ठीक है, ये हो गया पूरा। तो बेटा ये क्या है, सामंतवाद बन गया। अब हमने यहां पर देखा कि ये जो भूमि का टुकड़ा है इसे क्या कहा जाता है, फ्यूड। तो बेटा क्वेश्चन आता है, फ्यूड किसे कहते हैं? फ्यूड जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसे हिंदी में भूमि का टुकड़ा कहते हैं, और यह भूभाग शासक द्वारा सामंत को नियंत्रण के लिए दिया जाता था। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, यहां पर फ्यूड पता चल गया, जो सामंत को दी गई भूमि होती है। अच्छा, सामंत से ले भी लिया जाता था, अगर सामंत यहां पर बदल भी दिए जाते थे। जब कोई सामंत यहां पर अच्छे से कार्य नहीं करता था तो उसको हटा के दूसरा सामंत नियुक्त कर दिया जाता था। सामंत को राजा की तरह ही सारे अधिकार होते थे। वो बेटा एक तरीके से छोटा राजा था, राजा तो पूरे में नियंत्रण करता था। यानी कि बेटा अगर हम बात करें सामंतवाद है क्या, तो इसको दूसरे तरीके से एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि सामंतवादी एक ऐसी अप्रत्यक्ष प्रणाली है जिस प्रणाली के तहत राजा
पूरे साम्राज्य को सामंतों के द्वारा नियंत्रित करता था। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहां पर बेटा क्या सामंत बन गया। अब सामंत क्या करता था? बिल्कुल राजा की तरह। अब देखो बेटा, ये जो सामंत होता था इसके पास दो भूमि हो गई। एक देखो अमीर था तभी तो सामंत बनाया। सामंत की पहली जो भूमि है वो उसकी अपनी खुद की जागीर कहलाती थी, जिसे बेटा मैनर कहते थे। मैनर यानी मैनर। तो मैनर क्या थी? मैनर सामंत की अपनी जागीर होती थी जिसपे सामंत का पूरा नियंत्रण होता था। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद हम बात करते हैं, पहला तो सामंत की अपनी खुद की भूमि हो गई मैनर। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे फ्यूड, क्योंकि सामंत को दी गई है, फ्यूड पे भी इसको क्या करना है? काम करना है, नियंत्रण करना है। तो अब ये क्या करता था? मैनर फ्यूड को सेम बिल्कुल राजा के प्रोसेस में। अब ये देखो, राजा ने अपने पूरे साम्राज्य को टुकड़ों में बांटा। अब हम मान लेते हैं ये एक फ्यूड है, तो अब ये राजा के स्थान पर कौन है? सामंत। अब सामंत क्या करेगा? सेम वैसे ही अब इसको वो कई टुकड़ों में बांट देगा, क्योंकि इसको अपना काम भी सरल करना है। अब ये बन गए फीफ, यानी कि फ्यूड से भी छोटा टुकड़ा बन जाता है फीफ। अच्छा, फीफ किसको दिया जाता है? तो जिस प्रकार से, सुनो, जिस प्रकार से राजा के द्वारा फ्यूड सामंत को नियंत्रण के लिए दिया जाता है, उसी प्रकार से फीफ सामंत के द्वारा ठीक है, यहां पर नाइट वर्ग नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? तो बेटा नाइट जो होता है वो अभी मैं बताऊंगा, ये भी एक वर्ग है जो कि बेटा एक सैनिक कमांडर होता है, घुड़सवार सैनिक कमांडर होता है। तो ये जो नाइट है, नाइट को क्या दी? फीफ। क्या दिया? अच्छा, यहां पर ये राजा नहीं है, बस ये सुरक्षा के लिए वहां पर। ठीक है, फीफ जो है यानी कि कई सारे क्षेत्रों में, ये जो मैंने बताए ये फ्यूड है, फ्यूड के कई सारे फीफ बन गए, और इन सभी फीफ में एक एक नाइट दे दिया कि भैया तुम यहाँ पर सुरक्षा भी करना इसकी, और यहाँ से टैक्स भी वसूलते रहना, और वसूल करके किसको दोगे? सामंत को। और सामंत किसको देगा? राजा को। जहां राजा होंगे, देखो बेटा हर एक क्षेत्र में एक जैसा नहीं था, कई जगह पर राजा का नियंत्रण था, तो कई जगह पर बेटा क्या है कि सीधा चर्च नियंत्रण करता था। राजा के स्थान पे कौन होता था? चर्च। तो वो सीधा चर्च को जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तीनों चीजें पता चल गई। मैनर क्या थी? जागीर थी, जो बेटा क्या है? सामंत की अपनी खुद की भूमि थी। उसके बाद फीफ क्या था? फीफ एक ऐसा छोटा भूमि का टुकड़ा था जो सामंत द्वारा नाइट को दिया जाता था। उसके बाद फ्यूड राजा द्वारा सामंत को दिया जाता था। क्लियर है? अब हम बात करेंगे यहां पर इस प्रणाली में जो ये नाइट था, नाइट का भी एक महत्वपूर्ण रोल था। तो हम नाइट की अगर बात करते हैं तो नाइट बेटा एक घुड़सवार अश्वारोही, ठीक है, घुड़सवार सैनिक कमांडर होता था। ठीक है, घुड़सवार सैनिक कमांडर, ठीक है, सैनिक कमांडर होता था, यानी ये अश्वारोही होता था। ये बेटा एक ऐसा कमांडर होता था, ये एक ऐसा कमांडर होता था जिसे एक क्षेत्र दे दिया जाता था, और सामंत कहता था इस क्षेत्र में से जितने भी पुरुष और नौजवान हैं उनको तुम सेना के रूप में तैयार करो, और वो सैनिक बनेंगे, और सैनिक के रूप में वो क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ठीक है, और ये जो अश्वारोही सेना तैयार करता था इस फीफ से, वो राजा के लिए सैनिकों का काम करते थे। ठीक है, अब भैया क्या है कि ये जो अश्वारोही थे, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो अश्वारोही थे ये एक ऐसी सेना तैयार करते थे और सेना का नियंत्रण भी करते थे और नेतृत्व भी करते थे। जब भी बेटा युद्ध होता था तो युद्ध के समय पर ये सैनिक कमांडर ही उन सेना के आगे आगे रहता था और उनको यानी कमांड करता था या कमांड देता था, जिसके आधार पर ये सारे लड़ते थे। ठीक है, और खाली समय पे ये उनको युद्ध की प्रैक्टिस करवाते थे। समझ आ रहा है बेटा? अभी मैं बताऊंगा, यहां पर दो तरीके की सेना थी, दो प्रकार की सेना थी। पहली जो सेना थी वो कौन सी थी? व्यवसायिक सेना। पहली जो सेना थी वो व्यवसायिक सेना थी, और दूसरी जो सेना थी वो बलात् भर्ती सेना थी। मैं दोनों बताऊंगा, दो तरीके की सेनाएं थी। तो अश्वारोही का काम था बेटा उस पूरे एरिया को नियंत्रित करना, सुरक्षित करना, बॉर्डर बनाना, गश्त लगाना यानी कि पेट्रोलिंग करना,
ठीक है, सेना तैयार करना नवयुवकों से, और साथ ही साथ बेटा क्या है, उस खाली समय पे उनको प्रैक्टिस करवाना, और युद्ध के समय पर वो पूरी सैनिक सहायता राजा को देना या अपने सामंत को देना, जिससे वो शक्तिशाली हो जाते थे। तो बेटा ये इसका काम था। लेकिन ये नाइट ये जो नाइट था, ये नाइट वर्ग था, ये बेटा क्या है, एक घुड़सवार, आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज में कि वो पूरे कवच में रहता है, पूरा भाला लेके घोड़े पे चलता है, तो वो नाइट्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नाइट्स के साथ साथ कि ये जो वर्ग था, ये वर्ग बेटा राजा के लिए काम तो करता था, लेकिन बेटा कभी कभी ये भड़क जाता था, ठीक है, हिंसक हो जाता था, जिसके कारण जो सामंत होता था दूसरे नाइट से इसको कंट्रोल करवाता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ध्यान देना, कुछ टैक्स के बारे में। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि तीसरा वर्ग जो था, कौन सा था तीसरा वर्ग? तो ये तीसरा वर्ग जो कृषक वर्ग था, ये सबसे ज्यादा टैक्स देता था, समय समय पे ये टैक्स देता था, और ये टैक्स आपने 9th या 10th में भी पढ़े थे। ठीक है, सुनो बेटा, हम अब यहाँ पर टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो ये टैक्स होते थे, कर, सबसे ज्यादा किसानों को ही देने पड़ते थे, हर स्थिति में किसानों के ऊपर कर लगा दिया जाता था। जब भी यहाँ पर बेटा क्या है कि पादरी वर्ग या भूमिधारक अभिजात वर्ग या राजा वर्ग के फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी, यानी कि आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी, तो वो क्या करते थे, किसानों के ऊपर नए कर लगा देते थे, जिसमें 2 कर तो वार्षिक थे, और वो दोनों कर बेटा डायरेक्ट थे, सीधे प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते थे। जिसमें हम बात करेंगे, एक जो था उसे हम बात करेंगे टैली, ये एक टैली ये था, ये भी किसान द्वारा दिया जाता था, और दूसरा जो था बेटा हम बात करेंगे जो टीथ था, वो भी किसान के ही द्वारा दिया जाता था। अब हम बात करेंगे टैली जो था किसान द्वारा वार्षिक रूप से, ठीक है, किसान द्वारा वार्षिक रूप से चर्च या पादरी वर्ग को दिया जाता था, और ये अपने उपज का 1/10वां भाग देते थे। इसी प्रकार से टीथ की बात करें तो टीथ किसान द्वारा, ठीक है, जो यहाँ पर अधिकारी वर्ग था, शासक हो या ठीक है सामंत हो, ठीक है, उसको दिया जाता था। सेम वैसे ही ये भी डायरेक्ट कर होता था, और ये भी अपने क्या है हिस्से का 10वां भाग देता था। इसी तरीके से कर के अलावा भी श्रम भी दिया जाता था, श्रम भी एक तरीके से बेटा क्या है देते थे। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो कृषक वर्ग है, इसको अपने खेतों में काम करने के साथ साथ राजा या फिर जो यहाँ के अधिकारी वर्ग थे, जिसमें हम बात करेंगे चर्च भी आता है, उनके खेतों में भी समय समय पे जाके काम करना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरीके से उनके मैनर या फिर इनकी कृषि हो जाती थी, यानी श्रम का योगदान भी दिया जाता था। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं यहां पर एक प्रोसेस की। इस चैप्टर में एक मतलब क्या है कि संधि होती थी किसानों के और सामंत के बीच में, जिसे यानी एक प्रथा होती थी जिसे वैसलेज प्रथा कहते थे। ये बेटा सारे वो क्वेश्चन है जो आपके आएंगे, वैसलेज प्रथा। अब ये वैसलेज प्रथा क्या थी? तो ये जो वैसलेज प्रथा थी, ठीक है, ये बेटा एक ऐसी प्रथा थी जो कृषक वर्ग और सामंत के बीच में होती थी, जिसमें दोनों एक दूसरे से वचनबद्ध होते थे। यानी वैसलेज प्रथा सामंत तथा कृषक के अंतर्गत होने वाली एक संधि थी। ठीक है, एक संधि थी जिसमें दोनों वर्ग आपस में वचनबद्ध होते थे, वचनबद्ध होते थे। अब बेटा ये वचनबद्ध के तरीके कई अलग अलग तरीके से, जैसे कि मिट्टी की ढले को लेकर वचन देकर आदान प्रदान करना। आप बुक में देखोगे वहां पर मेंशन होगा, अंडरलाइन करके वो लिख लेना। ठीक है, उसके बाद सेकंड, एक छड़ी को लेकर
वचन लेकर उसका आदान प्रदान करना, या लिखित दस्तावेज के अनुसार, या बाइबल के ऊपर हाथ रखकर वचन देना। ये 4 तरीके थे। यानी बाइबल के ऊपर हाथ रखकर बेटा क्या एक दूसरे को वचनबद्ध करना या वचन देना। दूसरे नंबर पे एक मिट्टी यानी उसी क्षेत्र की, ठीक है, मिट्टी का ढला लेकर उसका वचनबद्ध होना। और उसके बाद बेटा आता है यहाँ पर क्या, एक छड़ी को लेकर वचनबद्ध होना या लिखित एग्रीमेंट के अनुसार। ठीक है, ये तरीके थे जो वेस्लेज प्रथा इन सब के लिए, मतलब कि ये आपस में क्या एक दूसरे को जोड़ते थे। अब बेटा हम बात करते हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि जैसे हम कृषक किसानों की बात कर रहे हैं, तो कृषक श्रम अधिशेष, श्रम अधिशेष क्या है? तो बेटा जैसे कि हम देख रहे हैं, हमने यहां देखा कि श्रम का योगदान दिया जाता था किसानों के द्वारा। तो बेटा इसमें जो भी आमदनी होती थी, ठीक है, जो भी इनका एक्स्ट्रा बचत होती थी, किसानों द्वारा जब भी श्रम का दान योगदान दिया जाता था, और उस घर का कोई एक व्यक्ति नहीं, उस घर का बेटा क्या है, हफ्ते में 3 से ज्यादा दिन कोई भी घर का चेंज हो के भी जाता था। ठीक है, उनका एक तरीके से क्या है, हर एक व्यक्ति कम से कम 3 दिन तो उसमें काम करेगा ही करेगा। तो जो भी उनकी इनकम या जो भी बचत उनको बेटा अनाज के रूप में या फिर फसल के रूप में मिलता था, वो श्रम अधिशेष कहलाता था। ठीक है, यानी कि किसानों द्वारा लॉर्ड को समय समय पर श्रम का योगदान दिया जाता था, जिसमें कृषक का पूरा परिवार हफ्ते में 3 दिन जाकर सामंत या राजा के लिए कार्य करता था उनके खेतों में, और उससे मिलने वाली पैदावार को श्रम अधिशेष कहते थे। समझ आ गया? जो उनका बेटा एक तरीके से एक्स्ट्रा होता था, साइड से उनकी बचत होती थी। ठीक है, श्रम अधिशेष कहलाता था। उसके बाद हम बात करेंगे, श्रम अधिशेष हो गया। देखो बेटा पहले वस्तुओं का वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, और बेटा जब भी कृषि होती थी तो उसमें जो भी बटाई या जो भी हमारी बात हो गई है, या तो पैसा भी दे सकते हैं या फिर आधा आधा भी हो सकता है, या आधा नहीं होगा तो जो भी परसेंटेज की बात हुई है वो भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती थी। ठीक है, तो ये सारी हो गई। अब इसमें कौन सा रह गया बेटा? अब बात करते हैं बेटा, ये सारी चीजें हुई, किसानों का हो गया। अब हम बात करेंगे एक नए वर्ग की, जो हमारे हैं भिक्षु। ठीक है, भिक्षु एक ऐसा वर्ग था जो बेटा क्या है, पादरी की तरह ही धर्म को फैलाने का काम करता था। ठीक है, हम यहां पर भिक्षु की बात करें अगर, भिक्षु, ठीक है, भिक्षु यहां पर 2 प्रकार के थे। एक थे स्थायी भिक्षु, स्थायी भिक्षु, और एक थे बेटा अस्थायी भिक्षु, अस्थायी। अब देखो बेटा, जो स्थायी भिक्षु होते थे, ध्यान देना बेटा, जो स्थायी भिक्षु होते हैं, स्थायी का मतलब ये एक जगह पर, ठीक है, टिक के रहने वाला। तो जो स्थायी भिक्षु होते थे वो बेटा मठों में रहते थे, और इन मठों को कई नामों से जाना जाता था। मठ भी कहते थे, मोनेस्ट्री भी कहते थे, ओबे या एबीज, ठीक है, या ओबे भी कहते थे या एबीज भी कहते थे। तो ये सारे वहां रहते थे। और बेटा ये जो भिक्षु होते थे, ये एक ही जेंडर के मठ, मतलब एक ही जेंडर के लोग एक समूह में रहते थे। यानी जहां पर जो मठ होगा तो पुरुष होंगे तो सारे पुरुष होंगे, स्त्री होंगी तो सारी स्त्रियां होंगी। तो बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर, इन मठों में 2 तरीके के भिक्षु होते थे। अगर मेल थे तो उन्हें मॉन्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? और अगर फीमेल्स होती थी तो उन्हें नन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ठीक है, और ये सब के सब बेटा क्या है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे घूम घूम के, और लेकिन यहाँ पर आ जाते थे अपने मठों में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो अस्थायी भिक्षु होते थे, वो बेटा एक जगह पर टिक के नहीं रहते थे, वो सदैव घूमते रहते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते थे, जिन्हें फ्रायर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फ्रायर। अब बेटा क्वेश्चन आता है फ्रायर किसे कहते? तो आप बताओगे फ्रायर एक अस्थायी भिक्षु होते थे, जो एक स्थान पर टिक के या मठों में ना रहकर वो बेटा क्या है कि अलग अलग स्थानों पे घूम घूम के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता मॉन्क कौन है, तो बेटा आप बताओगे ये एक स्थायी भिक्षु होते हैं। ये एक स्थायी भिक्षु होते हैं जो मतलब मठों में रहते हैं, और मठों में रहने के साथ साथ ठीक है धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और ये समूह में रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये नन कौन है, तो वो स्त्रियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे मठ भी बहुत प्रचलित थे जिसमें हम बेनेडिक्ट की बात करेंगे। ठीक है, और ठीक है बेनेडिक्ट का मठ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। अब
यहाँ पर ये भिक्षु हो गया, ये भिक्षु भी प्रचार प्रसार कर रहा था धर्मों का। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो भिक्षु थे इनका अपना एक जो मुख्य चर्च होता था, ठीक है, उसे कैथीड्रल कहते थे। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर कैथीड्रल, ठीक है। तो कैथीड्रल एक बहुत ही विशाल और बहुत ही ट्रेडिशनल पुराने समय का एक कैथोलिक समाज का एक चर्च होता था जो बहुत ही भव्य होता था, बहुत ही सुंदर होता था, उसकी कई तरीके की विशेषताएं होती थी। अब वो विशेषताएं कैसी होती थी तो बेटा सुनना, ये जो चर्च होता था, ठीक है, ये एक अलग शैली में बनाया जाता था। एक इसका क्या है, जो वास्तुकला होती थी एक अलग प्रकार की शैली थी जो कि बहुत ही पुरानी रोमन शैली होती थी। ठीक है, उसमें ये बनाया जाता था, जिसके कारण इसके जो टॉप यानी कि जो शिखर होता था उस शिखर पे एक घंटी लगाई जाती थी। ठीक है, और जिस नगर में ये कैथीड्रल बनाया जाता था, ये चर्च बनाया जाता था, उस नगर को कैथीड्रल नगर भी कहा जाता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस कैथीड्रल के टॉप पे एक घंटी लगाई जाती थी। ठीक है, और उस घंटी को बेटा प्रेयर से पहले बजाया जाता था। ये जो चर्च होता था ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच बनाया जाता था, और घंटी बजती थी तो सभी लोगों को प्रार्थना के लिए कैथीड्रल में एकत्रित होना होता था। यानी वो घंटी एक ऐसा अनुमान होता था जो कि मतलब प्रेयर का समय हो गया, यानी कि वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती थी या वो समय होता था जिससे कि घंटी सुनते ही सारे लोग वहां पर एकत्रित होते, जैसे कि हमारा जैसे अजान होती है, ठीक है, इस्लाम में। तो इसी प्रकार से पहला तो ये विशेषता कि इसके टॉप पे क्या है, घंटी लगाई गई और उसको प्रेयर से पहले बजाया जाता था। दूसरी विशेषता बेटा क्या है कि इसका जो हॉल होता था वो बहुत बड़ा होता था, वो बहुत बड़ा होता था, और उसको इस तरीके से बनाया जाता था जहां पर आवाज गूंजती थी। क्या होती थी? आवाज गूंजती थी। ठीक है, क्योंकि ये उस समय का चर्च था जब बेटा इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो बेटा क्या है कि कोई भी अपने भाषण या अपनी जो भी बातें कहेगा, मतलब यहाँ पर चर्च में जब लाइट नहीं होगी, माइक नहीं होगा, तो अंत तक आवाज पहुंचे, इस तरीके से इस शैली में बनाया जाता था जहां पर मतलब आवाज गूंजती थी। उसके बाद ये जो मतलब चर्च कैथीड्रल होता था, ठीक है, इसमें जो खिड़कियां बनाई जाती थी, वो खिड़कियां और उन खिड़कियों में एक कांच लगाया जाता था जिसे अभिरंजित कांच कहा जाता था। कौन सा कांच? अब वो जो अभिरंजित कांच था वो एक अलग प्रकार का कांच होता था जिसमें रात के समय जब अंदर कैंडल जलाते थे तो वो बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देता था चर्च। और जब सुबह के टाइम इस चर्च की खिड़कियों पे सूरज की किरणें पड़ती थी तो पूरे चर्च में क्या हो जाता था? रोशनी हो जाती थी। ठीक है, यानी बाहर से किरणें पड़ती थी, वो किरणें बेटा क्या है अंदर बिखर जाती थी और पूरे चर्च में रोशनी हो जाती थी। ठीक है, और यहाँ पर हर एक रविवार को प्रेयर होती थी, उस प्रेयर में सभी लोग एकत्रित होते थे, उसमें जो भी पोप होते थे या जो भी हमारे पादरी वर्ग होते थे वो प्रवचन देते थे, उन प्रवचनों को अंत तक सुनाई दिया जाए अच्छे से, जिसके कारण उसको इस तरीके से बनाया या डिजाइन किया जाता था जो कि बेटा क्या है कि साफ आवाज वहां तक पहुंचे। उसके बाद इसकी जो दीवारें होती थी, एक और पॉइंट है बेटा, उसके बाद इसमें जो दीवारें होती थी उस दीवारों को बहुत सुसज्जित किया सजाया जाता था, उसमें कई प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, मूर्तियां बनाई जाती थी जो कि हमारे जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी से संबंधित होते थे। ठीक है, तो ये हमारा कैथीड्रल हो गया। अब बेटा हम बात करेंगे एक और वर्ग था जहां जिसे हम बेटा कहते हैं चौथा वर्ग। ठीक है, चौथा वर्ग, ये जो चौथा वर्ग था ये नगरवासी वर्ग कहलाता है, नगरवासी वर्ग। तो नगरवासी वर्ग, ध्यान देना भाई, ये जो नगरवासी वर्ग था ये वो लोग थे, यानी यहाँ पर जो ये किसान थे, स्वतंत्र कृषक की जब कृषि में बढ़ोतरी, पैदावार में अच्छा, ठीक है, स्थिति हुई, यानी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हुई, तो उन्होंने अपने बच्चों को शहरों में जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उनके बच्चे अकाउंटेंट, वकील, टीचर, डॉक्टर ये बनने लग गए और उनको बेटा ये नॉलेज हो गई, अपने अधिकारों के बारे में पता चल गया, जिसके कारण वो शहरों में रहने लगे और शिक्षित हो गए, जिसके कारण इसे शिक्षित वर्ग, नगरवासी वर्ग भी कहा जाता था। और धीरे धीरे अब सामंतों की स्थिति कमजोर होती चली गई। ठीक है, यानी कि सीधा सा अर्थ है चौथे वर्ग या शिक्षित वर्ग या नगरवासी वर्ग के आने की वजह से
सामंतवाद कमजोर हो गया, सामंत कमजोर हो गए और धीरे धीरे देखते देखते सामंतवाद खत्म हो गया। और जब सामंतों की स्थिति कमजोर होती देखी राजा ने तो उन्होंने बिचौलियों को हटा दिया, सामंतों को ही हटा दिया, क्योंकि अब राजा ने सीधे तौर पर उनके ऊपर नियंत्रण करना शुरू किया। और अब राजा को यह पता चल गया था कि अब राजा राजा नहीं है, अब वो उनके ऊपर नियंत्रक नहीं है, अब वो उनका सेवक बन चुका है, क्योंकि अब इन लोगों को उनके अधिकार पता चल चुके हैं और ये शिक्षित हो चुके, ये आत्मनिर्भर हो चुके, जिसकी वजह से राजा की भी वैल्यू अब धीरे धीरे कम हो गई। ठीक है, तो ये चौथा वर्ग आता है कई बार क्वेश्चन कि चौथा वर्ग किसे कहते हैं, तो चौथा वर्ग नगरवासी वर्ग था। ये उन अमीर, ये उन धनी किसानों का, ठीक है, उन धनी किसानों के बच्चे होते थे जो शहरों में जाकर शिक्षित हो गए और उनको सभी प्रकार के नियम कानून पता चल गए थे। इसमें हम बात करेंगे अब सेना के बारे में जो हमारा रह गया था। ठीक है, अगर हम सेना की बात करते हैं, सुनना बेटा, तो यहाँ पर दो प्रकार की सेना थी। एक थी व्यवसायिक सेना, जो धनी राजा होते थे वो व्यवसायिक सेना रखते थे। जो भी ऐसे राजा होते थे, धनी राजा होते थे, वो व्यवसायिक सेना रखते थे। और ये जो व्यवसायिक सेना थी, इस सेना को सैलरी मिलती थी, इनका कार्यकाल एक निश्चित होता था। ठीक है, इनका कार्यकाल निश्चित, जैसे हमारी जनरली सेना है। देखो बेटा, ये वेतन भोगी सेना होती थी, इनका कार्यकाल निश्चित होता था, खाली समय पे ये अभ्यास करते थे, खाली समय पे अभ्यास करते थे, ये कोई दूसरा काम नहीं करते थे। ठीक है, और ये जो सेना थी एक समय के बाद इसको हटा के नए भर्ती कर लिए जाते थे। और राजा जो धनी होता था वही इनको रखता था, क्योंकि वो इनको अफोर्ड कर पाता था, वो इनको खाली समय पे भी वेतन दे पाता था। लेकिन अगर हम दूसरी बात करते हैं, ठीक है, अगर यहां पर हम बात करें, अभी मैंने ये व्यवसायिक सेना की बात करी या व्यवसायिक सेना को बताया। अब हम बात करेंगे यहां पर दूसरी सेना थी जिसे बलात् भर्ती सेना कहते हैं, बलात् भर्ती सेना। तो ये जो बलात् भर्ती सेना थी, ध्यान देना बच्चों, अब ये जो बलात् भर्ती सेना है, ये एक ऐसे सैनिक थे जो पेशेवर सैनिक नहीं थे, ये एक्सपर्ट नहीं थे, ये युद्ध नहीं लड़ते थे। ये जो सेना थी, सुनना बेटा, ये जो सेना थी, ये सेना उन लोगों से बनाई जाती थी जो किसान थे, मजदूर थे या अन्य प्रकार के कार्य करते थे। जब भी राजा का युद्ध या सामंतों का युद्ध होता था तो वो इनको तुरंत ही हथियार देके एक सेना के रूप में तैयार कर लेते थे। लेकिन बेटा इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, या ये इतने एक्सपर्ट नहीं होते थे जो कि बेहतर तरीके से, या यूं कहें बेटा क्या है, व्यवसायिक सेना की तरह लड़ पाए। और जब भी युद्ध खत्म होता था तो ये दोबारा से अपने उन कामों में लग जाते थे। कहने का अर्थ है, ये जो सेना होती थी ना तो इसको पेमेंट मिलती थी, ना इनको सैलरी मिलती थी, ना इन्हें वेतन मिलता था, और ये केवल युद्ध के समय पर ही बनाए जाते थे। ठीक है, ये पेशेवर सैनिक नहीं होते थे। क्लियर है? आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन बच्चों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि टाइमली उनके पास नोटिफिकेशन जाता रहे जो हम वीडियो डालते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद।